मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिलेख के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। कल की पार्ट 4 यानी ये सेशन आपका पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 प्राचीन भारत का मैं सेशन बना चुका हूं, उसमें हमने अभी महत्वपूर्ण अभिलेख कवर किए हैं। उसके बाद की अब बारी है और महत्वपूर्ण अभिलेख की मैंने अलग से एक ट्रिक बना दी है, ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, जाकर उसे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्रगुप्त उन्होंने एक चित्रकारी बनवाई थी जिसमें बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों के साथ कोई आदमी था, उनके साथ वो खड़े थे, तो उससे साक्ष्य मिलता है कि वो संगीत प्रेमी माने जाते हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट, यानी अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के फाइंड हुए हैं, रोमन सिक्के फाइंड हुए हैं। उसके बाद अगला नोट पॉइंट दिया गया, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि जो आज में वर्तमान में म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मलाया स्वर्ण द्वीप है, कंबोडिया हो गया, और जावा यो द्वीप स्थापित हुए थे। यानी जैसे आज के टाइम पे हमारा दोस्त यानी मित्र देश कौन सा है, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, जापान हुआ, हैं कई तरह के। उस टाइम पे जो पहले प्राचीन भारत के टाइम पे जो भारतवर्ष था उसके संबंध किससे अच्छे बैठते थे, तो बर्मा म्यांमार हो गया, मलाया कंबोडिया और जावा यो द्वीप से स्थापित हुए मिलते हैं। अब आगे अगला पॉइंट निकल के आता है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली, यानी उत्तर भारत के मंदिर जो आपके माता वैष्णो देवी मंदिर हो गया, या उत्तराखंड में हो गया, हरिद्वार में जो मंदिर हैं उनकी सबकी उस टाइम पे शैली कौन सी रखी गई थी, तो नागर शैली के बिहार पे उन्हें माना जाता था। उनकी शैली का क्या, कौन सी शैली थी, नागर शैली थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली थी, उनकी शैली द्राविड़ शैली थी। और दक्षिणापथ यानी दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, यानी पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है, ये भी पॉइंट निकल गया। तो पंचायतन शैली क्या थी, तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, यानी बीच में आपका एक मंदिर हो, उसके 4 में आपके मुख्य सहायक मंदिर हो, तब आपको पंचायतन शैली के बिहाफ पे कहा जाएगा कि उसे बनाया गया है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण आपके यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए पंचायतन मंदिर के, तो आपका कंदरिया महादेव मंदिर, यानी कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो इस टाइम पे वो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये ब्रह्मेश्वर मंदिर उड़ीसा में। और लक्ष्मण मंदिर ये भी खजुराहो में आपका, तो लक्ष्मण मंदिर ये भी खजुराहो में यानी मध्य प्रदेश। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, ये आपका किस शैली पे थे, पंचायतन शैली पे इन्हें बनाया गया था, इनका निर्माण करवाया गया था। और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये आपका जितने मंदिर हमने यहाँ पे देखे अभी, यानी कंदरिया से लेकर यहाँ तक हमने जितने मंदिर देखे वो आपके क्या, पंचायतन शैली के बिहार पे उनका निर्माण करवाया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आपका चालू हो गया प्रागैतिहासिक काल, यानी अब हम इस काल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, जो आपका पुराने समय में कैसे लोग रहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे शुरुआत होता है, इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया। एक प्राग इतिहास हो गया, दूसरा आद्य इतिहास हो गया, व इतिहास 3 भागों में किया गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट में है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित विवरण जिसमें कोई लिखित बस मुँह से बता देंगे कि वहाँ पे ऐसा था, मैंने देखा था, वैसा समथिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, यानी उस काल को कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी आपका उसके बाद मिले तो उनके साक्ष्य जो मिले लेकिन उन्हें पढ़े नहीं जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी जो अब हम पढ़ रहे हैं ये इतिहास है, इससे पहले आपका जो नहीं पढ़ पाते थे, यानी खुद भी पढ़ रहे ना, हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो इसे हम इतिहास कहेंगे। तो और उसके बाद अगला पॉइंट है, ज्ञानी मानव होमोसैपियंस, यानी आपका साइंटिफिक नेम है मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व मानव का
धरती पे जो हुआ था, जन्म हुआ था। और उसके बाद आपका आता है पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका, यानी पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। अगला पॉइंट है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हो गया था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। आगे का पॉइंट है कुछ यहाँ पे, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, यानी मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो आपकी नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। यानी उसके बाद उन्होंने निवास, अस्थायी निवास की, हमारा कोई मकान रहना चाहिए, घर रहना चाहिए, तो वो आपका नवपाषाण काल में उनके दिमाग में आया था या माइंड में आया था। उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना क्या पालतू पशु बनाया था। उसके बाद अगला पॉइंट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु, ये पूछा जा चुका है पेपर्स में, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। सबसे पहले तांबा उन्होंने यूज किया और उसके द्वारा उसके थ्रू एक औजार बनाया जिसे कुल्हाड़ी उन्होंने कहा। आज वो, जबकि उसका नाम भी कुल्हाड़ी पड़े। प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम, यानी ये कहाँ से फाइंड हुआ था? जो कुल्हाड़ी और तांबा, तांबे की कुल्हाड़ी जो फाइंड हुई थी वो कहाँ से फाइंड हुई थी? अतिरम्पक्कम थे, तो यानी अतिरम्पक्कम से फाइंड हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। यानी सबसे प्राचीन फसल इन्होंने क्या? गेहूं आपका उसकी बुआई करी थी एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल। यानी बुआई उन्होंने गेहूं की थी, लेकिन जो मानव के थ्रू फाइंड हुआ था वो पहले इन्होंने चावल को फाइंड किया था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है किसी का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यानी जो किसी ये लोग करते थे उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? हमें मेहरगढ़ से मिला। और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगला पॉइंट है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे, यानी आपको पत्थर से अधिकतर औजार निर्मित करते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अगले पॉइंट में है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL क्लाइव ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। अगला पॉइंट है कि भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। यानी 4000 ईसा पूर्व के लगभग नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ हो चुका था। अगला पॉइंट है कुछ यहाँ पे, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक कपि है। श्वेतभ्रू भारत में पाया जाने वाला एक कपि है। उसके बाद अगला पॉइंट है इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जोरवो संस्कृति से है। अगले पॉइंट में भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। उसके बाद अगला पॉइंट है भीमबेटका या भीमबेटका गुफा का पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला।
और यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो ये आपका नोट पॉइंट है, तो नोट किया जाएगा इसे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे हम कल। तो कल आपका प्राचीन भारत का पार्ट 6 आएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।